हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल पार्ट 2। न्यूमेरिकल पार्ट 1 क्योंकि पार्ट 1 तो नहीं है, पार्ट 8 है, उसमें हमने न्यूमेरिकल ही बताया है और उसको पार्ट 1 आप लोग समझेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें देखेंगे कोई वायर है जिसको हमने इस प्रकार से मोड़ा है। ये एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, PQRS एक लूप है। इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है और जिसकी वजह से इस करेंट लूप की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन दिया जा सकता है, ए वायर टर्न्ड इनटू फॉर्म ऑफ ए लूप PQRS in which current I flows and calculate the magnetic field at the center of circular loop। तो आप बता दें किसी भी सर्कुलर लूप के पार्ट, उसके वृत्तखंड यानी पार्ट द्वारा, सर्कुलर पार्ट द्वारा उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह होता है B μ0 I। मान लीजिए वो सर्कुलर पार्ट उसके सेंटर कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा μ0 I अल्फा अपॉन 4 पाई r। ऐसा तो आप देखेंगे यहाँ हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप किसकी वजह से? ड्यू टू ए पार्ट, ए सर्कुलर पार्ट, ड्यू टू हम कह सकते हैं एनी सर्कुलर आर्क। कोई भी सर्कुलर आर्क है, अगर वो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका फार्मूला होता है B = μ0 I अल्फा अपॉन 4 पाई r। चलें इसी फार्मूला का यूज करके हम निकालेंगे। थोड़ा नीचे लिखते हैं μ0 I अल्फा अपॉन 4 पाई r। तो आप देखें इसमें सेमी सर्कुलर लूप है, दो सर्कुलर लूप आपके इसमें बन रहे हैं। छोटे सर्कुलर लूप का रेडियस r1 है, बड़े सर्कुलर लूप का रेडियस r2 है। सबसे पहले इस फर्स्ट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड, या हम लिख सकते हैं ऐसे, द मैग्नेटिक फील्ड at the center O of circular loop due to semicircular loops of radius r1 and r2, यानी r1 and r2 रेडियस का जो भी आपका ये सेमी सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले B1 का वैल्यू क्या होगा? यहीं से μ0 I, क्योंकि सेमी सर्कुलर लूप है, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 180 पाई अपॉन 4 पाई। रेडियस कितना है पहले का? r1। इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन की बात अगर करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके सेंटर पर कितना होगा? तो राइट हैंड थंब रूल, अंगूठे को हम इस प्रकार से रखेंगे
तो अंगूठा का डायरेक्शन जो होगा वो करंट के डायरेक्शन होगा। और अंगुलियां इस प्रकार से अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे, अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, अंगूठा करंट के डायरेक्शन होना चाहिए, अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट करनी चाहिए जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा, अंगूठा तो अगर मान लीजिए है कुछ इस प्रकार देखें, अंगूठा हो जाएगा करंट के डायरेक्शन में और अंगुलियां जो होंगी वह इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो हथेली का डायरेक्शन ही क्या होगा, हथेली का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अर्थात अगर अंगूठे को हम करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं तो जो यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इस बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी जो B होगा वह B इन द डायरेक्शन, इन द इनवर्ड डायरेक्शन, of the plane of paper, inward direction of the plane of paper, and which is perpendicular, yeah, inwards and perpendicular हम कर सकते हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा B इन इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन लंबवत दिशा में होगा ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। चलिए तो इस प्रकार से B2 अगर निकालेंगे तो μ0 I सिमिलर कंडीशन है, सेमी सर्कुलर लूप है तो एंगल बनाएगा पाई अपान 4 पाई R2, रेडियस क्या है R2। यहाँ पर देखें करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखें आप राइट हैंड थंब रूल से अंगूठे को हम रखेंगे कहाँ पे, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में और अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें निकालना है। तो हथेली का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, यानी इसी के अपोजिट, इसके अगर ये नीचे जा रहा है ये प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जानते रहे। तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल, यहाँ भी पाई पाई से कैंसिल। तो आप देखेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो B1 और B2 में कौन बड़ा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। रिजल्टेंट जब निकालेंगे ऐड करेंगे तो एक का तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा प्लेन ऑफ पेपर के अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो इसको हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखें जो B1 है वह B2 से क्या है, ग्रेटर देन। आप देखेंगे इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वह उसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है। या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इस रिस्पेक्ट में B1 ग्रेटर है। तो देखें तो रिजल्टेंट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट जुड़ जाता। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनवर्स डायरेक्शन में अगर होते तो उस कंडीशन में हम इसको रिजल्टेंट करके अगर निकालते तो जोड़ देते। लेकिन इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो बड़े वाले मैग्नेटिक फील्ड में से छोटे वाले का मैग्नीट्यूड हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो B1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो म्यू जीरो आई
अपान बचा क्या है 4r1 माइनस μ0 I अपान 4r2। कॉमन क्या होगा μ0 I अपान 4 ब्रैकेट में बचा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये तो रहा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप PQRS। इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है उसका डायरेक्शन, उसी के डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इस प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस प्रकार से ये तो रहा इसका सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट करें, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए वायर टर्न अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग कोई जो है कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर को इस प्रकार से मोड़ा गया है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखिए एक स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे सर्कुलर लूप है। इस स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और इस करंट करेंट लूप यानी सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे इस सेंटर पे निकालेंगे, और उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको हम एडअप करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। चले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight current carrying conductor। कोई स्ट्रेट वायर है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो उससे R डिस्टेंस, चूंकि ये भी डिस्टेंस R है तो यहाँ से भी डिस्टेंस R ही होगा। इसके सेंटर पे अर्थात इस स्ट्रेट वायर के R डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें इस पॉइंट O पर, तो हो जाएगा B1 इक्वल टू μ0 I अपान 2 पाई R। ऐसा हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए डायरेक्शन की बात करें। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब्स लॉ। राइट हैंड थंब्स लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहले अंगूठे को हम करंट का डायरेक्शन रखेंगे। पहली बात तो जो राइट हैंड थंब लॉ है उसके अकॉर्डिंग अपने इस हथेली को इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे कि अंगूठा और अंगुलियां एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर में। तो अंगूठा जो होगा वह करंट का डायरेक्शन होगा और अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगी जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। और उसका डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो हथेली का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सबसे पहले देखें करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, अंगुलियां उस पॉइंट को इंडिकेट कर रही हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड में उसका डायरेक्शन निकालना है। तो हथेली के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वे में जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ बोर्ड या हम कह सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये चीज है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन ऑफ पेपर के बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको आप जान लें। इसी प्रकार आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ
सर्कुलर लूप, तो B2 कितना हो जाएगा, μ0 I अपॉन 2R। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर? चलें, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हाँ देखेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसका, तो इसका भी डायरेक्शन देखें। इक्वेशन नंबर 2 जो आपका B2 मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से इस सर्कुलर लूप की वजह से, तो करंट के डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है हथेली के डायरेक्शन में ही क्या होगा, ये भी ऊपर की तरफ, यानी प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इन द अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2। हाँ, B1 और B2 में पता है, वैल्यू रख दीजिए, μ0 I अपॉन 2πr और प्लस μ0 I अपॉन 2r। यहाँ से कुछ कॉमन है, μ0 I अपॉन 2r कॉमन है, ब्रैकेट में दिख रहा है 1 अपॉन पाई और प्लस 1। ये तो रहा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट ओवर। इसका यूनिट की बात करें, टेस्ला, टेस्ला आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो इसको भी नोट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू सिमिलर कॉइल्स प्लेस्ड सच दैट देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दो कॉइल्स हैं, सिमिलर कॉइल है, एक दूसरे के समान है, इस प्रकार से रखी गई हैं कि इनका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है वह एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। इफ I current is flowing, यानी I current फ्लो रहा है, if I current is flowing in the coils, then find the magnetic field, then find the magnetic field and also the direction of magnetic field। क्लियर? कहने का मतलब है यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो कटान बिंदु है, या मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, इस कॉइल की वजह से, फर्स्ट कॉइल की वजह से इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह, इसको हम मान सकते हैं पॉइंट O1 सेंटर है O1 की तरफ, और ये यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, अर्थात O2 से O के डायरेक्शन में B2 है। ये चीज़ सबसे पहले B1 और B2 निकाल लें, उसके बाद रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे। चलें, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल ऑन इट्स एक्सिस या एट एक्सियल पॉइंट,
उसके एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट को हम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल एट एक्सियल पॉइंट ओ। तो आप जानते हो कि फार्मूला होता है B1। एक्सियल पॉइंट हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, किसी भी सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है म्यू 0 I इंटू उसका रेडियस का R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ये वाला डिस्टेंस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में फिर उसके बाद 3/2, कुछ ऐसा। इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड कॉइल की वजह से, सेकेंड कॉइल की वजह से यानी हम कर सकते हैं B2 मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल सब कुछ सिमिलर कंडीशन है, ये भी सिमिलर, ये भी सिमिलर। इसका ज्योमेट्रिकल जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट सेंटर से लेके इस पॉइंट तक वो भी x ही है, तो सेम कैटेगरी आने वाला है। यानी B2 इक्वल टू म्यू 0 IR स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में और ये 3/2। B1 और B2 तो हमें पता हो गया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। सबसे पहले देखें इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे ही होगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से आप देखेंगे क्योंकि AI जो दो वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं B1 और B2, तो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वह B बराबर हो जाएगा अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, और cos थीटा 90 है, cos 90 तो केवल यही बच जाएगा, यानी B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ही तक रह जाएगा। यानी जो 2B1 B2 cos 90 करेंगे तो cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा, तो पूरा टोटल वो टर्म में 0 बचेगा, केवल दो ही टर्म B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे B1 और B2 आपस में क्या है, बराबर है, यही बिल्कुल दिखा देता है। B1 और B2 आपस में क्या है, बराबर है, तो B2 की जगह हम B1 ही लिख सकते हैं। तो B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर तो हो जाएगा 2B1 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 और B1 स्क्वायर जुड़ करके जब 2B1 स्क्वायर बन जाएगा तो B1 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा B1, कुछ इस प्रकार से। तो आप B का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू B1 मान म्यू 0 IR स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 IR स्क्वायर R स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान दें, क्योंकि R इज मच लेस दैन एक्स की तुलना में R बहुत लेस है, तो R स्क्वायर और भी लेस हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। R स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट, तो 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर 3/2, नीचे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। आप ध्यान देखेंगे डायरेक्शन की बात करें, यही B1 से जितना एंगल बनाते हुए जा रहा है, कितना एंगल बनाते जा रहा है, 45 दिख भी रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे भी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम जो करेंगे यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, ये इधर
ये V2 अपान V1, V2 अपान V1, और V1 V2 का वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये 1, और अर्थात क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ से फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से V1 से 45 डिग्री। तो इसको नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।